तो देखिए इसमें हम लोगों को एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन क्या था, एप्लीकेशन ऑफ द बायो-सेवर्ट्स लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग को देख करना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल। ये पहला है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ऑन द सेंटर ऑफ ए क्वाइल। क्वाइल के सेंटर पे एक सर्कुलर क्वाइल है, उस क्वाइल के सेंटर पे कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं क्वाइल ले लेता हूं, या हमने एक सर्कुलर क्वाइल बनाया, ये हमने सर्कुलर क्वाइल बना दिया, ये सर्कुलर क्वाइल बना दिया। इसका जो सेंटर है वह O है, O सेंटर है, और इस सेंटर पे हमें फाइंड करना है कि अगर इसमें करंट फ्लो करती है तो ड्यू टू दिस करंट व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस क्वाइल। इस क्वाइल के सेंटर पे कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसमें हम लोग सपोज कर लें, अच्छा इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं कि इसकी रेडियस कितनी है, R है। मान लिया कि सर्कुलर क्वाइल की रेडियस R है, तो यहां पे लिख लें लेट ए क्वाइल इन सर्कुलर फॉर्म with radius r small r and current flowing in that coil be कैपिटल I। इसमें हमने मान लिया कि यह इसमें कैपिटल I जो है करंट फ्लो करती है। सेंटर ऑफ क्वाइल BO, यहां पे क्वाइल का जो सेंटर है वह O है। तब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो कल भी हम लोगों ने देखा था कि जैसे ये कोई कंडक्टर है, यदि इस कंडक्टर में करंट I फ्लो करती है तो इस कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना था। तो कैसे हम लोगों ने फाइंड किया था, यहाँ पे इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट DL हमने काट लिया था, ये DL एलिमेंट काट लिया था, और ड्यू टू DL हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था। मतलब कि पूरे कंडक्टर के से ड्यू टू होल कंडक्टर, यहाँ पे हम लोगों ने एक ही साथ पूरी मैग्नेटिक फील्ड हमने नहीं फाइंड करी थी। सेम वैसे ही क्या करेंगे, इस पूरे क्वाइल के ड्यू टू कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हम लोग एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये एक साथ हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इस पर एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे कट कर लेंगे। ये स्मॉल एलिमेंट जैसे मान लो कि हमने कट कर लिया A से B तक, और इसकी लेंथ को हमने मान लिया कि ये जो कट किया है यह DL है, इसको हमने मान लिया
कि ये जो हमने एक इस पर स्मॉल एलिमेंट कट किया, इसकी जो लेंथ है वो dl है। तो सबसे पहले ड्यू टू dl कितना इंटेंसिटी होगी मैग्नेटिक फील्ड की ऊपर, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे इस dl और इस dl से O को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में जो एंगल है थीटा, यह थीटा यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री। आप बोलोगे कि कैसे 90 डिग्री बनेगा, ये सर्कल है तो ये तो कुछ न कुछ ऐसा कर्वियल होगा। यहाँ पे ये रेडियस है, तो आप देखो जब भी कर्व पे और इस रेडियस पे हमें एंगल फाइंड करना हो तो इस कर्व के इस पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रा कर दो, ऐसा टैंजेंट और इस रेडियस के बीच में जो एंगल आएगा वही कर्व और इस रेडियस के बीच का एंगल कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे टैंजेंट ड्रा करते हो तो टैंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा। ऑलरेडी ये हम लोग 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, 10th के मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी सर्कल के टैंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर को मिलाने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये मैथमेटिक्स में एक थ्योरम है, आप लोगों ने ये पढ़ाई होगा सर्कल वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे हम लोगों को ये फाइंड करना है कि ड्यू टू दिस dl व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट O which is situated at r distance from the dl। dl से इस कंडक्टर से, dl जो एक छोटा सा मैंने कंडक्टर मान लिया है, उस कंडक्टर से वो पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर है कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये ऑलरेडी कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि dB इक्वल टू, मतलब इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड dB हो, क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा ही होगा, तो यहाँ पे होगा सिंस dB मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl। यहाँ पे लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl एट O dB इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये कल ही अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था कि k i dl साइन थीटा अपन r स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको k i dl साइन थीटा अपन में r का स्क्वायर। ये हम लोगों ने कल ही देखा था कि किसी भी, जैसे ये भी कंडक्टर के ड्यू टू p पॉइंट पर जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, इसी यही आया था। तो वही चीज यहां भी हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस r है, इसमें फ्लो होने वाली करंट I है, यहाँ का जो थीटा है 90 डिग्री है और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो dl है। तो ये मिल गया मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू k इंटू आई dl साइन थीटा पान r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, वेयर k इक्वल टू क्या लिखे थे बेटा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई। ये हम लोगों ने कल नोट किया था, चाहो तो अभी आप नोट कर सकते हो या इसको बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये dB इक्वल टू, तो इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद इसमें थीटा कितना है 90 डिग्री, तो सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देयरफॉर dB इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, देखो अगर थीटा की जगह पे 90 बाय रखता हूं तो साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 इक्वल टू होता है 1, साइन 90 इक्वल टू 1। तो देयरफॉर dB इक्वल टू क्या मिलेगा, आई dl अपान में r स्क्वायर। ये करेक्ट है बेटा, ये समझ में आ गया, dB इक्वल टू k इंटू आई dl अपान r स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये तो हमने इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से निकाला। अगर मुझे पूरे कॉइल की वजह से निकालना हो तो क्या करेंगे, तो पूरे कॉइल के लिए हम क्या कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल B इक्वल टू इंटीग्रेशन dB इक्वल टू इंटीग्रेशन k इंटू आई dl अपान में r स्क्वायर।
ये हमें मिल जाएगा। मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये b मिल गया, तो b इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन b हो गया और इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो बेटा ये कहां से कहां तक, अगर मैं इस पूरे कॉइल की बात करूं तो ये पूरे कॉइल का मतलब क्या हो गया, उसका सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ कॉइल कितना होगा भाई, dl 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 हमने पूरे काट लिया और सबको जब प्लस किया तो क्या हमें मिल गया, क्या हमें मिल गया, पूरा उसका सरकमफ्रेंस मिल गया। तो उस पूरे सरकमफ्रेंस के ड्यू टू, यानी कि पूरी लेंथ ऑफ कॉइल के ड्यू टू कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें फाइंड करना है। तो कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर के 2 पाई आर तक। 2 पाई आर क्या होता है जयेश, 2 पाई आर क्या होता है बेटा, 2 पाई आर क्या होता है, हेलो जयेश, 2 पाई आर का मतलब है इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला है, सर्कल के सरकमफ्रेंस होता है, मतलब कि 0 से लेकर के और इसको पूरा सरकमफ्रेंस, तो ये हो जाएगा 0 से 2 पाई आर तक अगर इंटीग्रेट कर दें तो इसका मिल जाएगा हमें आंसर। अब ये कितना हो गया, देयरफॉर b इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन देखो बेटा, देखो k कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वह हमेशा करंट तो बराबर ही जाएगी, तो करंट कांस्टेंट है बाहर आ गया। इसकी जो रेडियस है, रेडियस भी इस कॉइल की कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ गया r स्क्वायर। अब बच गया इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r और इनटू में बच गया dl, इनटू में बच गया dl। तो देखो बेटा अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम मानते हैं 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। मैथमेटिक्स में 1 का जो इंटीग्रेशन होता है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, जैसे dx, तो इसको x के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये x बन जाएगा, अगर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे t आ जाएगा, p के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो p आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं l के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन l आ जाएगा, समझ बात आ गई, l आ जाएगा। तो ये हो जाएगा k i, हाँ बेटा बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ 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 बोलो बोलो। हाँ कांस्टेंट प्लस सी लिखते हैं ना, कांस्टेंट प्लस सी लिखते हैं। हाँ ये इनडेफिनिट फिजिक्स में नहीं लगाते, फिजिक्स में ऐसा इसलिए नहीं लगाते क्योंकि मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है। अब जैसे मान लो कि अगर यहां पे इंटीग्रेशन लगाते, अच्छा दूसरी बात लगाते कब है, जब ये लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं होते, उसमें भी दो टाइप के इंटीग्रेशन है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन है और एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है उसमें हम लोग लगाते हैं, डेफिनिट वाले में नहीं लगाते हैं, डेफिनिट वाले में नहीं लगाते हैं। डेफिनिट का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन दे दिया गया कि कहां से कहां तक करना है, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है, तो अब इसमें हमें लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो पता है ना कि कहां से कहां तक करना है। जो इनडेफिनिट वाला होता है जिसमें ये लिमिट नहीं होती है वहां पे हम लोग सी लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये ला गया, अच्छा सेम वैसे ही यहां भी करा था, देखो यहां पे 1 था, रिस्पेक्ट में किसके किया था, बी के, तो 1 का बी के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन था वो बी लिखा था मैंने। तो सेम वैसे ही 1 का एल के रिस्पेक्ट में एल, क्योंकि 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होता है, ये मिल गया। अब यहाँ पे के आई अपान में आर स्क्वायर इंटू ये एल, लिमिट ट्रांसफर करो, तो पहले इस एल की जगह पे 2 पाई आर, तो 2 पाई आर माइनस लोअर लिमिट तो 0, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट, यानी कि ये तो ऐसे ही कट गया, ये तो 0 हट गया, के आई अपान में आर स्क्वायर इंटू में 2 पाई आर हो गया। के की वैल्यू ये वाली ट्रांसफर कर दो बेटा, के की ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू वाई इंटू 2 पाई आर
अपान में क्या हो गया, आर का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1 कट करके 2 हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच गया हमें, यहाँ मिल गया है b इक्वल टू यहाँ मिल गया म्यू नॉट इनटू, यहाँ मिल बच गया आई अपान में 2r, आई अपान में 2r। ठीक है बेटा, म्यू नॉट अपान ये हो जाएगा आपका आई अपान में 2r। ठीक है बेटा, ये कट पिट करके कुल मिला करके ये आपको मिल गया, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर ऑफ द कॉइल, यही मिलेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। ठीक है, तो ये इसका फुल डेरिवेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सेंटर ऑफ ए कॉइल। कुछ डाउट है राजदीप, जयेश, कुछ डाउट है इसमें? ओके, तो अब इसका एक और एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था, एक दूसरी एप्लीकेशन थी इसमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर क्वाइल। सर्कुलर क्वाइल के एक्सिस पर यदि हम कोई पॉइंट लें उसके एक्सिस पर, तो कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उसे मिलेगी। सर्कुलर क्वाइल से मतलब ये है, जैसे मान लो कि ये क्वाइल है, ये क्वाइल है, इसका एक्सिस ये होगा, तो इस लाइन पर कोई अगर मैं पॉइंट लेता हूं तो उस पॉइंट पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, magnetic field intensity on the axis of a circular coil। अब यहां पे मान लो कि आपने एक सर्कुलर कॉइल लिया, यहां पे इस तरह से आपने एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, ये सर्कुलर कॉइल ले लिया, और इस सर्कुलर कॉइल के अब एक्सिस पर हमें फाइंड आउट करना है कि कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर ये होगा सेंटर, और इस सेंटर से एक ये एक्सिस है, ये एक्सिस एक्चुअली ऐसा है बेटा, ये ऐसा है, लेकिन अब बोर्ड पे तो हमें इधर ही दिखाना पड़ेगा। मान लो कि यहाँ पे कोई पी पॉइंट हमने लिया, इस पी पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। इसकी रेडियस को यदि मैं मान लेता हूं कि रेडियस इसकी ये है, इस सर्कुलर कॉइल की जो रेडियस है, अगर इसको मैं ए मान लेता हूं, ये इसकी रेडियस है, पी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इसका, पी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये पी पॉइंट ओपी इसका एक्सिस हो गया, इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके बतानी है कितना होगा। इसकी रेडियस हमने ए ले लिया, और मैं मान लेता हूं कि ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वह एक्स के बराबर है, एक्स हमने सपोज कर लिया, ओ से पी तक एक्स हमने सपोज कर लिया। अब देखो बेटा, यार इस पॉइंट से पहले हम यहां पे निकालेंगे, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था।
क्योंकि पूरे सर्कल की वजह से, सर्कुलर कॉइल की वजह से तो हम मैग्नेटिक फील्ड तो फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करें, एलिमेंट कंसीडर करें। जैसे मान लो कि हमने ए से बी तक एक यहाँ पे एलिमेंट हमने कट कर लिया, ये एलिमेंट हमने यहाँ पे कट कर लिया, और इसकी लेंथ को हमने मान लिया कि यह डीएल है। ये लेंथ कितनी है, या लेंथ डीएल है, इस एलिमेंट की लेंथ डीएल है। और इसको, इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया किससे, पी से। इस पॉइंट को हमने पी से ज्वाइन कर दिया, ठीक है बेटा, इस पॉइंट को पी से ज्वाइन कर दिया। अब कुछ मत समझो, मान लो कि आपके पास ये यहाँ पे कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ड्यू टू हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट होना चाहिए, करंट कितनी फ्लो हो रही है वो हमें फाइंड आउट होनी चाहिए, बस इतना ही तो चाहिए। उसके बाद तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। अब मैं मान लेता हूं कि अगर ए से पी तक की डिस्टेंस आर है, तो आर इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा, जल्दी से बता दो। आर इक्वल टू कितना मिलेगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, चलो ठीक है, मतलब आप ये आर की वैल्यू निकाल सकते हो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, निकाल सकते हो ना पाइथागोरस से, तो ये आर की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हाँ, इसको आर रहने देते हैं। अब यहां से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को कैलकुलेट करनी है, कुल कितना हो जाएगा। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड एट पी, लिख सकते हैं सिंस मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू डीएल, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हम लोग देख रहे थे ना कि डीबी इक्वल टू क्या लिख रहे थे, याद है, के आई डीएल साइन थीटा अपान में आर का स्क्वायर, यही लिख रहे थे ना बेटा, यही लिख रहे थे, यहां पे यही लिख रहे थे। अगर यहां पे थीटा, हाँ, सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर डीबी इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे, के आई डी एल अपान में आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 हो गई 1, तो यहां पे हमें मिल गया आई के इंटू आई डी एल अपान में आर स्क्वायर। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पूरे को पूरा ले लेता हूं मैं पूरा, तो कुल कितना हो जाएगा इसका, जैसे स्मॉल डीएल 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 डीएल, इस पे पूरी तरह से हमने कट किया, और कट करने के बाद से उनको प्लस कर दिया, तो क्या इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा क्या, ये डीएल डीएल को पूरी तरह से कंसीडर करके, हाँ, सारे डीएल को अगर ऐड कर दें तो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कितना हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन डीबी, इसको हम लोग बी बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के आई डी एल अपान में आर स्क्वायर। और इसका सरकमफ्रेंस कहां से कहां तक होगा बेटा, मतलब कि 0 से लेकर के, इसका सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो, 0 टू क्या 2 पाई इंटू ए होगा, क्या बोलो बेटा, 2 पाई इंटू ए होगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस हमने यहाँ पे आर कंसीडर किया, ए कंसीडर किया है, ठीक है बेटा, इसकी रेडियस हमने क्या कंसीडर किया है, ए कंसीडर किया है। अच्छा, एक बात और हम समझना है, यहां पे अगर थीटा जो है 90 डिग्री होता है तब तो ये बनेगा, अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या यहाँ पे साइन थीटा आएगा ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री नहीं आती है तो थीटा तो हमें लेना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे इस तरह से हम लाइन मिलाएं,
तो यहाँ का थीटा तो 90 डिग्री आ नहीं रहा है। अगर 90 डिग्री होगा तब ये मिलेगा हमें, लेकिन अगर 90 डिग्री नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, साइन थीटा नोट कर लेंगे, साइन थीटा यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो, साइन थीटा बाहर हो गया कांस्टेंट है, के बाहर हो गया कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है बाहर हो गया, आर स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के आई अपान में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई ए इंटू में क्या मिल जाएगा बेटा, डीएल मिल जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, ये तो समझ में आ रहा है ना, बोलो बेटा ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है, अब ये हो जाएगा के आई अपान आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया 1 का एल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल 0 to 2 पाई ए, ये मिल गया हमें। अगर ये लिमिट मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो के आई अपान में आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा 2 पाई ए, एल के प्लेस पे ये हमने लिमिट ट्रांसफर कर दिया, फिर माइनस लगाएंगे 0, तो माइनस लिखने का कोई सेंस नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं इसको इस तरह से छोड़ दिया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा इक्वल टू, यहां से हम लोग निकाल लें, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, बोलो बेटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, सुनो, ये एंगल, ये पूरा एंगल तो क्या होगा, इसमें हम लोगों को ये लाइन ज्वाइनिंग है ना, इसको लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता, सॉरी एक मिनट, अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, इस एंगल को यदि मैं फाई मान लेता हूं, इस एंगल को फाई, तो इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करने वाली एंगल फाई है, और इस पॉइंट से इसको, मतलब ये दोनों के बीच का एंगल अगर ये फाई है, तो हम लोग थीटा क्यों माने, यहाँ पे तो हम लोग क्या मान लें, इसको फाई मान लें, साइन फाई, क्योंकि एंगल तो यही आएगा ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इसका जो टेंजेंट है, तो अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो जाएगा, ये तो पूरा एंगल थीटा होगा। एक मिनट, ये थोड़ा सा तो इस एंगल को आप फाई सपोज कर लो, क्योंकि ये दूसरा एंगल आएगा फाई, ये फाई हो जाएगा। तो अब आप इसमें फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सिंस साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, इसमें साइन फाई कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस, तो ये इक्वल टू में कितना मिल जाएगा आर, ये फाई के सामने का साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने की साइड हाइपोटेनियस, तो साइन फाई इक्वल टू ए अपान आर। अगर यहाँ पे रख दे तो के की भी वैल्यू ट्रांसफर कर दे, तो म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई अपान में आर स्क्वायर इंटू में साइन फाई की वैल्यू ए अपान में आर इंटू 2 पाई ए, ये मिल जाएगा। अब यहां से क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये 4 कट करके 2 हो जाएगा, यहां पे हमें मिल गया ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब कि म्यू नॉट ए स्क्वायर इंटू आई होल अपान में आर स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा आपका आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब, 2 पाई आई ए स्क्वायर, सॉरी यहां से क्या बच गया 2 आर क्यूब ना, 2 आर क्यूब बचेगा, तो ये आपका मिल गया 2 पाई, सॉरी म्यू नॉट ए स्क्वायर आई अपान में 2 आर क्यूब, ये मिल जाएगा हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू, ये हो गया आपका इक्वल टू में बी, ये मिल गया। अब बेटा ये देखो, अगर इस कॉइल में, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न
जितना ज्यादा होंगे, मतलब कि उसमें लपेटे गए वायर का टर्न जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। अगर मैं मान लेता हूं कि लेट नंबर ऑफ टर्न इन क्वाइल बी स्मॉल एन या कैपिटल एन कुछ ही मान लो, तो जितना नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा उतना ही इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस एन का ये, अगर ये 1 टर्न के लिए ये है तो 2 टर्न के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टर्न के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 टर्न के लिए n का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू, ये मिल जाएगा n म्यू नॉट a स्क्वायर आई अपान में 2r क्यू। ये हमें n टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, जहां पे n क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल ऑफ द वायर। क्वाइल में हमने वायर को n टर्न तक क्या किया है, उसको रैप किया है, लपेटा है, तो ये मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए क्वाइल एट पॉइंट P which is distance from O is x, हमने फाइंड आउट कर लिया कि पूरे क्वाइल के ड्यू टू कुल कितना इसमें P पॉइंट पर कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये हो गया। और इसमें नंबर ऑफ क्वाइल टर्न को यदि हम लोग ज्यादा करते हैं तो उसमें जितना नंबर ऑफ टर्न होगा उस नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने वहां पे n से मल्टीप्लाई किया है और n ये बता रहा है कि n जो है नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है बेटा, ओके। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, जयेश आज भी पेपर है।